हेलो दोस्तों। आज की कहानी बहू का आत्मसम्मान। अनीता बाथरूम से नहाकर निकली तो लाइट बंद करना भूल गई। वह पूजा कर रही थी, तभी उसकी सास कांता जी ने बड़बड़ाना शुरू किया कि बत्ती ऐसे जलाकर छोड़ देती है जैसे बिजली मुफ्त में आती है। बिल भरना पड़े तो पता चले। अनीता मायूस होकर सुनती रही। पूजा करते हुए उसकी आंखें भर आई। अनीता की शादी को 3 साल हुए थे। 2 साल तक सब ठीक चला, फिर अचानक उसके पति अजय की नौकरी छूट गई। दोनों बेहद परेशान थे। अनीता का बेटा अभी 6 महीने का था। अजय के बहुत कोशिशों के बाद भी जब नई नौकरी नहीं मिली तो उसने अपने पिता राकेश जी से बात करके घर लौटने का निर्णय किया। राकेश जी ने अपने पुत्र को ढाढ़स बंधाया कि तुम यहाँ आ जाओ और दूसरी नौकरी की तलाश करो। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनके मन में कहीं ना कहीं यह डर था कि अजय कहीं अवसाद में ना गिर जाए, इसलिए वे यथासंभव सहयोग कर रहे थे बेटे और बहू को। अनीता अपने ससुर का बहुत सम्मान करती थी। वह स्वभाव से अंतर्मुखी थी, जल्दी अपनी बात किसी से नहीं कर पाती थी। बड़ों को पलटकर जवाब देना उसके संस्कारों में नहीं था। कांता जी अनीता को सुनाती कि जब उनकी शादी हुई तो उनके आने के बाद राकेश जी की तरक्की होती गई, पर कई बहुएं ऐसी आती हैं कि पति का कामकाज चौपट हो जाता है। अनीता को यह बातें बाण की तरह सीधे हृदय में लगती। वह तो पहले ही परेशान थी और कांता जी समय समय पर सुई चुभोती रहती। आर्थिक परेशानी के कारण राकेश जी बेटे और बहू का खर्च उठाते थे और कांता जी एहसान की परतें चढ़ाती जाती। अनीता का आत्मसम्मान कुचलता रहता। जब अनीता कहीं बाहर जाने को निकलती तो कांता जी 2-4 सामान लाने को कहकर बोलती, अरे तुम्हारे पास पैसे तो होंगे नहीं, चलो मैं देती हूँ। वैसे भी अब तो दोगुना खर्च हो गया है, पता नहीं कैसे चलेगा। अनीता के आत्मसम्मान को फिर से झकझोर दिया था कांता जी ने। वह वहाँ से चली गई। राकेश जी बहू की व्यथा उसके चेहरे से पढ़कर पत्नी से बोले, क्यों हर बात का एहसान जताती हो तुम बहू से? वह इस घर की सदस्य है तो फिर क्यों उसके स्वाभिमान पर चोट करती हो? इस समय हमारे बच्चों का कठिन समय है, उनको हमारी ज़रूरत है। हम मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? भगवान की कृपा से हमारे पास सब कुछ है, किसी तरह की कोई कमी नहीं है, फिर भी तुम उनका मनोबल बढ़ाने के बजाय तोड़ रही हो। कांता जी पति का मिजाज देखकर चुप रह गई, पर सुधरने वाली कहाँ थी। अगर कभी खाना बच जाता तो कांता जी तपाक से कहती, मुफ्त का सामान है तो बर्बाद किए जाओ, अपनी रकम लगती तो पता चलता। ऐसे ही कटु वचन प्रतिदिन अनीता को सुनने पड़ते थे। कभी कभी तो कांता जी अजय को भी सुना देती थी। बहुत मानसिक वेदना से गुजर रही थी अनीता। एक तो पति को तनाव में देखती, ऊपर से सासू माँ आत्मसम्मान चोटिल करने में न चूकती थी। छोटे बच्चे की वजह से नौकरी भी नहीं कर पा रही थी। आए दिन कांता जी अनीता के सामने अपनी प्रशस्ति गाती कि पहले इस घर में कुछ भी नहीं था, वह तो मेरे कदम रखते ही घर का नक्शा बदल गया, पर तुम्हारे कदम शायद अजय के लिए शुभ नहीं हैं, तभी तो उसके साथ सब लोग परेशान हैं। अनीता मन ही मन सोचती कि इसमें मेरी क्या गलती, यह तिरस्कार भरा जीवन मैंने तो नहीं चुना। इतना कहने के बाद कांता जी ने बेटी के भाग्य का बखान करना शुरू किया। ऋचा भी अपने पति के लिए बड़ी भाग्यवान है। उसके जाने के बाद दामाद जी का व्यापार बढ़ता ही जा रहा है। अनीता अपनी तरफ किया हुआ इशारा समझ गई। अपने घायल आत्मसम्मान पर आंसू रूपी मरहम लगाने अपने कमरे में चली गई। सुनते हुए और रोते हुए समय बीत गया। 8 महीने बाद अजय की नौकरी मुंबई में लग गई। राकेश जी ने कहा कि पहले जाकर रहने की व्यवस्था कर लो, फिर अनीता और बच्चे को ले जाना। अगली ही रात को अजय निकल गया। 4-5 महीनों में उसने घर भी ढूंढ लिया और अनीता से कहा कि 10 दिन बाद तुम्हें लेने आऊँगा।
4-5 दिनों बाद ऋचा अपनी बेटी के साथ आई। बेटी और नातिन को अचानक देखकर कांता जी खुशी से झूम उठी, पर अगले ही पल ऋचा की उदासी पढ़ ली उन्होंने। पता चला कि ऋचा के पति का व्यापार में बहुत घाटा हुआ है, बहुत कर्ज हो गया है। 5 में से 3 शोरूम बिक चुके हैं। यह सब सुनकर कांता जी और राकेश जी पर मानो वज्रपात हो गया कि एक औलाद कष्ट से उभरी और दूसरी उलझ गई। ऋचा ने बताया कि उसकी सास उसे बहुत ताने देती है, कोई आर्थिक मदद करती है तो 2 गुना एहसान जताती है, मेरे आत्मसम्मान पर रोज चोट करती है। पर आश्चर्य यह था कि कांता जी के विचार एकदम बदल गए थे। वह बोली, तुम्हारी सास को इतनी अकल नहीं? ऐसे समय में बहू और बेटे को भावनात्मक सहारे की जरूरत होती है। उन्हें तो तुम दोनों के साथ खड़ा होना चाहिए था। बस अनीता से रहा नहीं गया, उसके सब्र का बांध टूट गया। वह ऋचा के सामने बैठकर बोली, मम्मी जी, आज आप में इतनी समझदारी कहाँ से आ गई? कल तक जब मैं ऐसी परिस्थिति में थी तब आपने मेरी मनोदशा क्यों नहीं समझी कि मुझे भी भावनात्मक सहारे की ज़रूरत है। दूसरे के आगे हाथ फैलाना बहुत पीड़ादायक होता है। मैंने 8 महीने इस दंश को सहा है। मेरा आत्मसम्मान जो लहूलुहान पड़ा है वह क्यों नहीं देख पाई आप? क्या आत्मसम्मान का आकलन भी रिश्ते के हिसाब से किया जाता है? मैं बहू हूँ तो मेरा आत्मसम्मान नगण्य है। अनीता ऋचा से बोली, दीदी, मुझसे बेहतर आपकी पीड़ा कोई नहीं समझ सकता। आप धैर्य रखिए, सब ठीक हो जाएगा। हम सब मिलकर इस कठिन समय को पार कर लेंगे। राकेश जी अपनी पत्नी से बोले, एक बात जान लो कांता, मनुष्य बलवान नहीं होता है, समय बलवान होता है। आज जब बेटी पर संकट आया तो तुम्हारा नज़रिया एकदम बदल गया। पर यह भी सोचो कि तुमने बहू और बेटे को कितनी ठेस पहुंचाई है। यह ठेस ताउम्र इनके दिल में रहेगी। आज ऋचा की सास और तुम में क्या फ़र्क रह गया? कांता जी आत्मग्लानि से भर उठी थी। उन्हें अपराध बोध हो रहा था कि बहू के साथ उनकी करनी की भरपाई उनकी बेटी कर रही थी और मन में वह दृढ़ निश्चय कर चुकी थी अपनी बेटी की स्थिति संभालने की और बहू के दिल में अपने लिए प्यार और सम्मान भरी जगह बनाने की। दोस्तों, हम जो दूसरों को देते हैं, समय वही हमें या हमारे प्रिय को वापस लौटाता है। तो क्यों नहीं प्यार और सम्मान दिया जाए और शेष बातों को नकार दिया जाए। दोस्तों, पूरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें